हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है क्लैरिटी इन लॉ में। फिलहाल हम इस चैनल के ऊपर बीएनएस की कंसेप्चुअल क्लैरिटी की सीरीज को चला रहे हैं, जिसके अंदर हम पूरे बीएनएस को अच्छी तरह से कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में समझेंगे। और फिलहाल हम जनरल एक्सेप्शंस को पढ़ रहे हैं, और जनरल एक्सेप्शंस में भी हम डिफेंस ऑफ अनसाउंड माइंड और डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। और आज से हम पढ़ेंगे राइट टू प्राइवेट डिफेंस। देखिए, राइट टू प्राइवेट डिफेंस के बारे में हमें कोई एक सेक्शन नहीं बताता है, बल्कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस के कंसेप्ट को सेक्शन 34 से लेके सेक्शन 44 तक बताया जाता है। इसलिए सिर्फ एक वीडियो में सेक्शन 34 से लेके सेक्शन 44 को पढ़ना ठीक नहीं रहेगा। इसलिए हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस के कंसेप्ट को काफी सारे पार्ट्स में समझेंगे। इस पार्ट में हम जानेंगे राइट टू प्राइवेट डिफेंस से जुड़े हुए कुछ फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स को, राइट टू प्राइवेट डिफेंस के पीछे की पॉलिसी को, कुछ केस लॉज को, और साथ ही राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्या होता है और हमें कब मिलता है इसके बारे में। तो आइए देखते हैं। देखिए, एक थ्योरी होती है जिसका नाम होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने राइट्स को स्टेट में सबमिट करते हैं, और बदले में जो हमारा स्टेट है वो हमारी देख रेख करता है। लेकिन बस एक राइट है जो इंडिविजुअल्स स्टेट में सबमिट नहीं करते, जो होता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस। और उसका रीजन ये है क्योंकि स्टेट हर जगह नहीं हो सकता ना हमारी देखरेख करने के लिए। और इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से हमारे राइट टू प्राइवेट डिफेंस के पीछे की पॉलिसी निकल के आती है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस की पॉलिसी ये है कि जैसा कि हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में पढ़ा था, इंडिविजुअल्स अपने राइट्स को स्टेट में सबमिट कर देते हैं, और उसके बदले में जो स्टेट है वो उनके कंडक्ट को रेगुलेट करता है और साथ ही साथ उन्हें प्रोटेक्ट करता है डेंजर से, यानी खतरों से। लेकिन ये काफी साधारण सी बात है कि स्टेट कैन नॉट बी ओमनीप्रेजेंट, मतलब जो स्टेट है वो हर जगह हर समय हमारी रक्षा करने के लिए नहीं हो सकता। और इसी कारण ये काफी नेचुरल सी बात है कि हर एक इंडिविजुअल को अपने आप को डिफेंड करने के लिए राइट होना चाहिए, और प्राइवेट डिफेंस इसी तरीके का एक राइट है। वो बेसिकली राइट टू प्राइवेट डिफेंस के पीछे की पॉलिसी क्या है कि हर एक इंडिविजुअल अपने राइट को स्टेट में सबमिट कर देता है, और बदले में स्टेट उसकी रक्षा करता है। जैसे आपने काफी मूवीज में भी देखा होगा कि काफी बार पुलिस वाले ये कहते हैं कि आपको कानून को हाथ में लेने का कोई हक नहीं है। इस बात का यही मतलब होता है कि क्योंकि आप अपने सारे राइट्स को स्टेट में सबमिट कर चुके हो, तो अब स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपकी देख रेख करेगा। और नॉर्मली ऐसी जगहों पे स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करता है? पुलिस। इसी वजह से जब तक आपके पास ये मौका है या सिचुएशन ऐसी है कि आपकी हेल्प के लिए पब्लिक अथॉरिटीज या फिर पुलिस अवेलेबल हो सकती है, तो आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। लेकिन इसी के साथ ये सवाल भी उठता है कि स्टेट हर जगह हर समय तो नहीं हो सकता ना, मतलब पुलिस भी हर जगह हर टाइम पे तो नहीं हो सकती ना। और काफी बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उस टाइम ना तो हम पुलिस को कांटेक्ट कर पाते हैं, और अगर कांटेक्ट कर भी दे तो जब तक पुलिस अवेलेबल हो पाएगी तब तक काफी कुछ बुरा हो चुका होगा। इसलिए सिर्फ एक राइट होता है जो इंडिविजुअल्स स्टेट में सबमिट नहीं करते, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। ताकि अगर कभी भी स्टेट अवेलेबल ना हो पाए, मतलब पब्लिक अथॉरिटीज आपकी मदद के लिए ना अवेलेबल हो पाए, तो एटलीस्ट आप अपने आप को डिफेंड कर सके। क्योंकि ये काफी प्रैक्टिकल सी बात है कि इंडिया जैसी कंट्री में लोगों की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पुलिस अवेलेबल नहीं है। और अगर आप एवरेज पुलिस टू पब्लिक रेशियो को देखेंगे तो इंडिया में 831 लोगों के लिए सिर्फ एक पुलिस वाला है, और कुछ स्टेट्स में तो ये रेशियो 1:1000 से भी ऊपर जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम एवरेज रेशियो को भी कंसीडर करें, तो जब एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर 831 लोगों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है, तो ऑब्वियसली वो हर टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारा बीएनएस हमें खुद को डिफेंड करने का राइट प्रोवाइड करवाता है, और इसी राइट को हम कहते हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस। आइए अब राइट टू प्राइवेट डिफेंस के बारे में हम एक केस लॉ को पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है योगेंद्र मोरारजी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1980 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में ये कहा गया था कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक डिफेंसिव राइट है। इसे सिर्फ डेंजर को प्रिवेंट करने के एक्सटेंट तक ही यूज किया जा सकता है, इसलिए ये सिर्फ एक प्रिवेंटिव राइट है। आप इसे यूज करके किसी को पनिश नहीं कर सकते। तो बेसिकली इस केस में ये बताया गया था कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक प्रिवेंटिव राइट है, ना कि एक प्यूनिटिव राइट। और साथ ही आगे आने वाले पार्ट्स में जब आप सेक्शन 37 को पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस में यूज होने वाला फोर्स रीजनेबल फोर्स होना चाहिए, और उस हद तक ही यूज होना चाहिए जिस हद तक डेंजर को प्रिवेंट किया जा सके। इसका मतलब ये नहीं कि आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस को यूज करके किसी पे अटैक कर दो या फिर किसी को पनिश करने लग जाओ। दूसरी भाषा में कहें तो ये एक शील्ड का काम करता है, ना कि एक स्वॉर्ड का काम। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, कोर्ट ये समझती है कि जो भी व्यक्ति अपने डिफेंस में राइट टू प्राइवेट डिफेंस को यूज कर रहा है वो एक गोल्डन स्केल लेके तो नहीं बैठा होगा ना।
कि अगर सामने वाले ने उसे एक थप्पड़ मारा है तो वो भी बचने के लिए सिर्फ एक ही मारेगा और एक्यूरेटली उसी फोर्स से मारेगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ना करते हुए कोर्ट्स टेस्ट ऑफ रीजनेबल पर्सन को चेक करती है कि अगर एक रीजनेबल पर्सन इस सिचुएशन में होता तो वो किस तरीके से एक्ट करता, और टेस्ट ऑफ रीजनेबल पर्सन में सर्कमस्टांसेस को भी देखा जाता है। और इसी के साथ आपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस के फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझ लिया है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 34 को। जो सेक्शन 34 है ये काफी सिंपल सी बात कहता है। ये एक जनरल डिक्लेरेशन करता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। मतलब कोई भी चीज ऑफेंस नहीं होगी, अपराध नहीं होगी अगर वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अंदर की जा रही है। इसका मतलब अगर आप अपने आप को राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज करके डिफेंड करते हैं तो उस दौरान किए गए एक्ट्स को ऑफेंस नहीं माना जाएगा। मतलब आपकी लाइबिलिटी को पूरी तरीके से जीरो कर दिया जाएगा। मतलब अगर बी नाम का कोई पर्सन है, वो ए नाम के किसी पर्सन के ऊपर अटैक करता है और उस अटैक से बचने के लिए ए राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज करता है और बी को रीजनेबल हार्म कॉज कर देता है, तो यहाँ पे ए ने जो हार्म कॉज किया है वो कोई ऑफेंस नहीं होगा। ए के ऊपर किसी भी तरीके की लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। आइए अब हम सेक्शन 35 को पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक एग्जाम्पल को देखेंगे। सपोज कीजिए सी नाम का कोई पर्सन है जो कि बी के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पे जो बी है वो काफी वीक है या फिर अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता। तो बी का कोई रिलेटिव या फिर बी का कोई दोस्त या कोई भी पर्सन, सपोज करते हैं उसका नाम ए है, क्या ए के पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है बी को बचाने का? और क्या वो उस राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हुए सी के ऊपर हार्म कॉज कर सकता है? तो इसका आंसर होगा यस, हाँ कर सकता है। देखिए सेक्शन 35 हमें बताता है कि आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस को दो चीजों को डिफेंड करने के लिए यूज कर सकते हो। एक तो आपकी बॉडी और एक आपकी प्रॉपर्टी। और बॉडी भी कौन सी? आपकी खुद की या फिर किसी और की, और प्रॉपर्टी भी या तो आपकी खुद की या फिर किसी और की। तो बेसिकली सेक्शन 35 हमें ये बताता है कि अगर कोई भी ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी होता है या तो आपकी खुद की बॉडी के अगेंस्ट या फिर किसी और की बॉडी के अगेंस्ट, तो आप अपनी बॉडी को या फिर किसी और की बॉडी को डिफेंड करने के लिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हो। लेकिन प्रॉपर्टी के केस में जब भी आपकी प्रॉपर्टी या फिर किसी और की प्रॉपर्टी के ऊपर ये 4 टाइप के ऑफेंसेस होते हैं, सिर्फ तभी आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हो। थेफ्ट या फिर रॉबरी या फिर मिसचीफ या फिर क्रिमिनल ट्रेसपास या फिर इनमें से किसी के भी अटेम्प्ट। तो बेसिकली सेक्शन 35 हमें ये बताता है कि अगर जो एग्रेसर है वो आपकी बॉडी या फिर किसी और की बॉडी के खिलाफ किसी भी तरीके का ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी करता है, जैसे मर्डर हो गया, कल्पेबल होमिसाइड हो गया, और जितने भी ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी होते हैं वो सारे इसमें शामिल होते हैं। तो अगर एग्रेसर किसी भी तरीके का ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी करता है आपकी बॉडी के ऊपर या फिर किसी और की बॉडी के ऊपर, तो आप अपने आप को या फिर किसी और को डिफेंड करने के लिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हो। लेकिन प्रॉपर्टी के केस में आपकी प्रॉपर्टी पे या फिर किसी और की प्रॉपर्टी पे थेफ्ट होता है, रॉबरी होती है, मिसचीफ होता है या फिर क्रिमिनल ट्रेसपास होता है या फिर इनमें से किसी का भी अटेम्प्ट होता है, सिर्फ तभी आप उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हो। आइए अब हम एक और केस लॉ को पढ़ते हैं। इसका नाम है किशन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1974 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में ये बताया गया था कि जो एग्रेसर है वो खुद बेनिफिट नहीं ले सकता अपनी ही गलती के लिए। मतलब कि एग्रेसर पहले खुद अटैक करता है और जब सामने वाला पर्सन अपने आप को बचाने के लिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज करता है और उस प्राइवेट डिफेंस के खिलाफ एग्रेसर फिर से प्राइवेट डिफेंस को क्लेम करता है, तो ऐसा उसे नहीं करने दिया जाएगा। मतलब बेसिकली देयर इज नो राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द प्राइवेट डिफेंस। आप प्राइवेट डिफेंस के खिलाफ प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते। इस बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करते हैं कि ए बी के ऊपर अटैक करता है और बी अपने आप को डिफेंड करने के लिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हुए ए को रीजनेबल हार्म कॉज कर देता है। तो इस हार्म के खिलाफ ए को किसी भी तरीके का राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज करने नहीं दिया जाएगा। मतलब आप प्राइवेट डिफेंस के खिलाफ प्राइवेट डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते। और इसी के साथ हमारा आज का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में हमने जाना राइट टू प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड कुछ फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स को, कुछ केस लॉज को, सेक्शन 34 को और सेक्शन 35 को। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड आगे की सेक्शंस को कवर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ में।